ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इस्लाम में किसी भी एक मुस्लिम मेल को 4 शादियां करने के लिए अलाउ किया जाए। अगर हम लोग गोवा की कोंकणी ब्राह्मण कम्युनिटी के बारे में बात करें तो कोंकणी ब्राह्मण कम्युनिटी में गोवा में आज भी ये प्रचलित है कि वो एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। सिर्फ मुस्लिम्स के जो बेसिकली रूल्स रेगुलेशन है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। यहां पर मुस्लिम्स के भी नियम बदलेंगे, यहां पर हिंदुओं के भी नियम बदलेंगे। कहना तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे ज्यादा हिंदुओं के ही नियम बदलेंगे। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो यही है कि एंटी मुस्लिम है और एंटी रिलीजन है, जो कि नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उस व्यक्ति ने ना तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ा है और ना ही उस व्यक्ति ने हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा है, क्योंकि हिंदू रिलीजन का मतलब सिर्फ शादी और तलाक थोड़ी ना होता है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंप्लीमेंटेशन से जो नवरात्रे मनाए जाते हैं गुजरात में और बंगाल में, क्या उनकी डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी क्या? लेकिन मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदोदरी, जहां पर रावण की भी पूजा की जाती है, और किसी एक कानून की इतनी हैसियत हो ही नहीं सकती कि वो किसी एक रिलीजन की डाइवर्सिटी खत्म कर दे। किसी महिला का पति मर गया तो उस महिला को जिंदा जला दिया जाता था उसके पति की चिता पर। तो ये भी तो फिर हमारा ट्रेडिशन था, उसे तो हमने 1829 में खत्म कर दिया ना। यहां पर सीधे सीधे कहा गया था कि एक पुरुष 4 महिलाओं के बराबर होता है। कितना इलॉजिकल है, सुनने में भी कितना इलॉजिकल लगता है। आप धर्म के नाम पर बेसिकली ये नहीं कह सकते कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे बेसिकली ट्रेडिशन का हिस्सा है। जी नहीं, बिल्कुल ये नहीं आपके ट्रेडिशन का हिस्सा है। ये आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। और एक मॉडर्न सोसाइटी में, इंडिया जैसी एक मॉडर्न सोसाइटी में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है चहल एकेडमी की इन डेप्थ करंट अफेयर सीरीज में, जो स्पेशली टारगेटेड है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। इस सीरीज में हम उन करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी इश्यूज के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो आपकी यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएगा, और साथ ही साथ हम इन टॉपिक्स को 360 डिग्री अप्रोच के साथ कवर करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सबसे ज्यादा बर्निंग टॉपिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि वन नेशन वन लॉ की थ्योरी, जिसे हम लोग यूसीसी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की डेफिनेशन जो है उसको यहां पर समझने की कोशिश करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 44 में दिया हुआ है। लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? देखिए, इस देश में 2 तरह के केसेस चलते हैं। एक होता है क्रिमिनल केस और एक होता है सिविल केस। क्रिमिनल केस का मतलब होता है जैसे कि आपने अगर किसी का मर्डर कर दिया, हाफ मर्डर कर दिया, या फिर कहीं चोरी कर दी, किसी के साथ मारपीट कर दी, तो अगर आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, जैन, पारसी, जूश या किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आपको क्रिमिनल केसेस में जो सजा दी जाएगी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आईपीसी और सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक और तरीके के लॉज होते हैं जिन्हें हम सिविल लॉज के नाम से जानते हैं। अब ये सिविल लॉज क्या होते हैं? सिविल लॉज में मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, अडॉप्शन, मेंटेनेंस जैसी चीजें आती हैं। लेकिन जब हम शादी, ब्याह या फिर तलाक के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में रहने वाले हर रिलीजन का खुद का एक पर्सनल लॉ होता है। जैसे कि हिंदू रिलीजन के लिए हिंदू कोड बिल है, या फिर मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स पर्सनल लॉ है जिसे हम लोग शरिया या शरीयत के नाम से जानते हैं। तो क्रिमिनल लॉज का जो डिसीजन होता है वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन जो सिविल केसेस के मामले होते हैं उनमें से ज्यादातर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सॉल्व नहीं किए जाते, वो हर रिलीजन के पर्सनल लॉज के हिसाब से सॉल्व किए जाते हैं। अब देखा जाए तो इसमें भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर रिलीजन अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से सारे डिसीजंस को वर्डिक्ट एक तरीके से दे रहा है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि इंडिया में जितने भी रिलीजन है, चाहे वो हिंदूज के हो, मुस्लिम्स के हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी रिलीजन हो, हर रिलीजन में कहीं ना कहीं सिविल लॉज के डिसीजन के बारे में हमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव देखने को मिलता है। और अनऑपॉर्चुनेटली यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि बेसिकली ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो बेसिकली भेदभाव है, वो महिलाओं के खिलाफ ज्यादा है। तो ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिससे कि यह होगा कि क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज दोनों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सॉल्व किए जाएंगे, यानी कि किसी भी रिलीजन का कोई पर्सनल लॉ नहीं होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट है या फिर वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड एंटी रिलीजियस नहीं है, एंटी मुस्लिम नहीं है, एंटी माइनॉरिटी नहीं है।
ये सिर्फ प्रो इक्वालिटी या प्रो विमेन है, जहां पर हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। अब यहां पर एक और चीज देखने की बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ क्यों रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझने करिए कि इस्लाम में किसी भी एक मुस्लिम मेल को 4 शादियां करने के लिए अलाउ किया जाता है, लेकिन किसी भी एक वाइफ को या किसी भी एक मुस्लिम फीमेल को 4 शादियां नहीं की जा सकती। यानी कि एक मुस्लिम मेल 4 शादियां कर सकता है, लेकिन एक मुस्लिम फीमेल जो है वो 4 शादियां नहीं कर सकती। ये कहीं ना कहीं हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। अब एक से ज्यादा शादियां करने का जो बेसिकली प्रचलन ट्रेडिशन है, वो सिर्फ मुस्लिम्स में ही नहीं है, वो हिंदूज में भी है। अगर हम लोग गोवा की कोंकणी ब्राह्मण कम्युनिटी के बारे में बात करें, तो कोंकणी ब्राह्मण कम्युनिटी में गोवा में आज भी ये प्रचलित है कि वो एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। अगर किसी भी कोंकणी कम्युनिटी के मेल को अपनी पहली शादी या पहली वाइफ से लड़का पैदा नहीं होता है, तो इस चीज को बहाना बनाकर वो दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन वहीं कोंकणी ब्राह्मण कम्युनिटी की जो फीमेल्स होती हैं, उन्हें एक से ज्यादा शादियां करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, या फिर बेसिकली मुस्लिम्स या माइनॉरिटीज के अगेंस्ट नहीं है, ये महिलाओं के अगेंस्ट है। और ये डिस्क्रिमिनेशन हमें मुस्लिम्स में भी देखने को मिलता है, और हिंदुओं में भी देखने को मिलता है, और दूसरे रिलीजन में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रहे हैं। देखिए, हमें डिस्क्रिमिनेशन को तो पूरी तरीके से खत्म करना ही है, लेकिन इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल नंबर 44 में ऑलरेडी हमें यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलता है। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंस्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा से बनाया है। हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, और 9 दिसंबर 1946 से हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को उसको इंप्लीमेंट किया गया। बहुत सारी ऐसी भी चीजें थी जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली 1950 में ही इंप्लीमेंट करना चाह रही थी, लेकिन रिसोर्सेस की कमी की वजह से कंस्टिट्यूएंट असेंबली उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। जैसे कि पंचायत और नगर पालिका इंडिया में 1992 में इंप्लीमेंट हुए थे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली उसे 1950 में ही इंप्लीमेंट करना चाह रही थी, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं थे कि हम उसे बेसिकली इंप्लीमेंट कर सके, क्योंकि अंग्रेज तो भारत को पूरी तरीके से लूट के जा ही चुके थे और हमारे पास पैसों की कमी थी। यहां तक कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21A, जिसे 2002 में इंप्लीमेंट किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो उसे 1950 में इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए। उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी 1950 में ही इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, और सबसे बड़े पक्षधर थे इसके हमारे संविधान के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सेक्युलरिज्म के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे सामने दूसरी और बड़ी प्रॉब्लम्स थी। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने सोचा कि जिन कानूनों को हम 1950 में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम उन सभी कानूनों को गाइडलाइंस के फॉर्म में बनाकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक डाल देते हैं। और जो फ्यूचर गवर्नमेंट्स होंगी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी तक, इन सभी फ्यूचर गवर्नमेंट्स को यह गाइडलाइन दी जाएगी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की गाइडलाइंस को आप कानून बनाइए। जैसे कि 1992 में पंचायत और नगरपालिका को इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की गाइडलाइन के अंडर थी आर्टिकल 40 में। या फिर राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21A में इंप्लीमेंट किया गया, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की गाइडलाइन थी आर्टिकल नंबर 45 में। उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल नंबर 44 के अंडर आती है, इसीलिए इसे इंप्लीमेंट करना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहां पर आप ये तो समझ ही चुके हैं कि ये एंटी रिलीजन नहीं है, एंटी मुस्लिम नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम्स के जो बेसिकली रूल्स रेगुलेशन है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। यहां पर मुस्लिम्स के भी नियम बदलेंगे, यहां पर हिंदुओं के भी नियम बदलेंगे। कहना तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे ज्यादा हिंदुओं के ही नियम बदलेंगे, क्रिश्चियंस के बदलेंगे, जूइश के बदलेंगे, बौद्ध, जैन, ट्राइबल सबके बदलेंगे। लेकिन इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिटेल में समझने से पहले कुछ मिसकंसेप्शन है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, जो हमें क्लियर करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो यही है कि एंटी मुस्लिम है और एंटी रिलीजन है, जो कि नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और ये कैसे नहीं है अभी हम लोग और डिटेल में यहां पर देखेंगे।
ठीक है। यहां पर दूसरी चीज ये सबसे कही जाती है, जो हिंदू रिलीजन के ही लोग हैं, जो बेसिकली ये कहते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर दिया गया तो हिंदुइज्म की या हिंदू धर्म की जो डाइवर्सिटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब देखिए, ये बहुत बड़ा इलॉजिकल पॉइंट है, क्योंकि जो भी व्यक्ति ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंप्लीमेंटेशन से हिंदू रिलीजन की डाइवर्सिटी खत्म होगी, उस व्यक्ति ने ना तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ा है और ना ही उस व्यक्ति ने हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके धर्म में क्या बदलाव लाएगा? सिर्फ सिविल लॉ से रिलेटेड बदलाव लेकर आएगा। यानी कि आपके जो शादी के कानून हैं, जो तलाक या डिवोर्स के कानून हैं, बच्चा गोद लेने के कानून हैं, अपनी बीवी को या अपनी फैमिली को प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने के कानून हैं, या फिर तलाक के बाद अपनी एक्स वाइफ का मेंटेनेंस का जो कानून है, ये कुछ कानून बदलने वाला है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि ये आपके पूजा पाठ करने का तरीका बदलेगा या फिर आपकी धार्मिक आस्था को बदलेगा? बिल्कुल नहीं। तो हिंदू रिलीजन की डाइवर्सिटी इससे खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि हिंदू रिलीजन का मतलब सिर्फ शादी और तलाक थोड़ी ना होता है। हिंदू रिलीजन का मतलब बहुत सारी चीजें होती है। आप एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करें, हम नवरात्रे मनाते हैं, गुजरात में भी मनाए जाते हैं और बंगाल में भी मनाए जाते हैं। गुजरात में बहुत अलग तरीके से मनाए जाते हैं, बंगाल में बहुत अलग तरीके से मनाए जाते हैं। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंप्लीमेंटेशन से जो नवरात्रे मनाए जाते हैं गुजरात में और बंगाल में, क्या उनकी डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी? क्या बिल्कुल नहीं। गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है वो महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है अलग तरीके से, लेकिन गोवा में अलग तरीके से मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में अलग तरीके से मनाया जाता है। क्या ये डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हम प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदोदरी जहां पर रावण की भी पूजा की जाती है, तो क्या ये डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी? जी नहीं, नहीं खत्म होगी, क्योंकि जो रिलीजन पिछले 5000 सालों से सरवाइव करता हुआ आ रहा है वो अपनी डाइवर्सिटी की वजह से ही सरवाइव कर रहा है, और किसी एक कानून की इतनी हैसियत हो ही नहीं सकती कि वो किसी एक रिलीजन की डाइवर्सिटी खत्म कर दे। तो प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके रिलीजन में, चाहे आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, आपके रिलीजन में रिफॉर्म्स को लाने की कोशिश कर रहा है, सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। आपके रिलीजन में जहां पर भी किसी भी महिला के साथ भेदभाव किया जा रहा है उस भेदभाव को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, आपकी डाइवर्सिटी खत्म नहीं कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं। 1829 से पहले इंडिया में सती प्रथा की जाती थी, और सती प्रथा को ट्रेडिशन के नाम पे रिलीजन से जोड़ दिया गया था। मतलब सती प्रथा में यह होता था कि अगर किसी महिला का पति मर गया तो उस महिला को जिंदा जला दिया जाता था उसके पति की चिता पर। तो ये भी तो फिर हमारा ट्रेडिशन था, उसे तो हमने 1829 में खत्म कर दिया ना। मान लीजिए अगर वो 2023 में सती प्रथा आज भी चलती होती, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंप्लीमेंटेशन से हम उसको तो खत्म करते? तो क्या आप ये कहते क्या कि आप हमारे रिलीजन की डाइवर्सिटी खत्म कर रहे हैं? जी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि किसी महिला को उसकी पति की चिता पर जिंदा जलाना पूरी तरीके से गलत है। तो आज अगर सती प्रथा चल रही होती 2023, 24, 25, 26 में भी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से हम उसको खत्म करते और हम ये कहते कि हमने महिलाओं को न्याय दिया है, ना कि उसकी डाइवर्सिटी खत्म की है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को खत्म किया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को खत्म किया, यह भी तो एक तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है। क्या हमने इसमें यह कहा कि हम लोगों ने इस्लाम की डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया? जी नहीं, हमने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलवाया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी रिलीजन की डाइवर्सिटी खत्म नहीं करेगा। प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करिए। और जो भी लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कहते हैं कि ये डाइवर्सिटी खत्म कर देगा, उन्होंने ना रिलीजन के बारे में पढ़ा है, ना ही उन्होंने पार्लियामेंट के गेजेट के 78 पेजेस के यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को पढ़ा है। चलिए, इसके अलावा यहां पर एक और मिसकंसेप्शन है कि जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो सारी की सारी यूनिफॉर्म सिविल कोड से खत्म हो सकती है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक आप लोगों को राइट टू रिलीजन दिया गया है, और उसको आप फॉलो करते रहेंगे जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जब तक ये देश है। यहां तक कि सेक्युलरिज्म वर्ड भी हमने अपने प्रीएम्बल में दिया है। तो आपको मंदिर में पूजा करनी है, या फिर आपको मस्जिद में नमाज पढ़नी है, या फिर आपको गुरुद्वारे जाना है, चर्च जाना है, किसी बौद्ध भिक्षु के पास जाना है, आप अपनी प्रैक्टिसेस को बिल्कुल वैसे ही करते रहेंगे जैसे आप सदियों सदियों से करते आ रहे हैं। उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया के हर मंदिरों में अलग अलग नियम है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंप्लीमेंटेशन की वजह से मंदिरों के नियम भी बदल दिए जाएंगे और सारे मंदिरों में एक ही जैसे नियम चलेंगे, तो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। जी नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में इंडियन पार्लियामेंट ने ये कहीं कहा ही नहीं है उन 78 पेजेस के ड्राफ्ट में कि हम मंदिरों के नियम बदलेंगे। बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ सिविल लॉज को बदलने वाले हैं। अब कौन कौन से ऐसे सिविल लॉज हैं जिनको बदलने की जरूरत है, जिनके
सहारे हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब हम उनको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग मुस्लिम पर्सन लॉज के बारे में यहां पर पढ़ेंगे, जिसे बेसिकली हम लोग शरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि यहां पर डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन से पॉइंट्स पर होता है, उन्हीं से पॉइंट्स को यहां पर बेसिकली कैंसिल किया जाएगा। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ बदलाव करेगा, कुछ परसेंटेज 0.1, 0.21 या 2% बदलाव करेगा, उससे ज्यादा नहीं। अब सबसे पहले हम लोग जो मुस्लिम पर्सन लॉ है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मिडिवल हिस्ट्री में ऑलरेडी इस्लाम की एंट्री इंडिया में हो चुकी थी। तो जब मुस्लिम्स इंडिया में आए थे तो वो अपने रिलीजियस टेक्स्ट और लीगल सिस्टम भी इंडिया में लेकर आए थे, और मुस्लिम्स के उन्हीं लीगल टेक्स्ट को शरीयत के नाम से जाना जाता है। और शरीयत का बेसिकली एग्जैक्ट मीनिंग होता है डिवाइन लॉ ऑफ इस्लाम। और ज्यादातर जो बेसिकली नियम कानून है सिविल लॉ के, मुस्लिम पर्सन लॉ के, वो शरिया के हिसाब से ही चलते हैं। इसके बाद जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने बहुत सारे शरीयत लॉस को एक ही किताब में कंपाइल करा दिया, और उसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, फतवा ए आलमगिरी। ठीक है। अब हम लोग यहां पर यह देखते हैं कि इसी शरीयत के हिसाब से जो मुस्लिम कोर्ट्स थे उस वक्त, मिडिवल हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, जिसे हम लोग शरीयत लॉ कहते हैं, वहां पर कोर्ट्स में हायरार्की भी ला दी गई थी। जैसे कि सबसे ऊपर होते थे नवाब या किंग, उनके नीचे काम करते थे मुफ्ती, उनके नीचे काम करते थे काजी। अब आपने बेसिकली जो फतवा शब्द है वो शायद सुना ही होगा। फतवा का मतलब होता है कि जब कोई भी मुफ्ती किसी भी तरीके का लीगल सैंक्शन डिक्लेयर करता है, कोई कानूनी दस्तावेज सामने रखता है, कानूनी दस्तावेज जो उनके धर्म से रिलेटेड है, उसे हम कहते हैं फतवा। और जितने भी फतवा डिक्लेयर किए जाते हैं वो फतवा ए आलमगिरी के अंडर ही होते हैं, जिसको औरंगजेब ने बेसिकली कंपाइल कराया था। और उसके नीचे काम करते हैं काजी, और काजी जो है शरीयत लॉ के हिसाब से अलग अलग तरीके के जो वर्डिक्ट्स हैं वो देते हैं। अब यहां पर एक नोटेबल पॉइंट ये आता है कि 1772 तक जो मुगल रूल है वो पूरी तरीके से इफेक्टिव था। यानी मुगल्स के कानून के हिसाब से ही सिविल लॉ भी किया जाता था और क्रिमिनल लॉ की भी पनिशमेंट दी जाती थी। लेकिन हमको पता है कि 1773 से ब्रिटिशर्स ने रेगुलेटिंग एक्ट लाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बेसिकली चेंजेस लाने शुरू कर दिए। अब आप एक तरीके से देखेंगे ना, तो ये एक तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है जो 1773 किया गया, क्योंकि मुस्लिम्स अपने नियम चला रहे थे 1772 तक। ब्रिटिशर्स को लगा कि जो नियम उनके गलत है, जो डिस्क्रिमिनेशन वो बेसिकली कर रहे हैं, 1773 में ब्रिटिशर्स ने उसको चेंज करने की कोशिश की। ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रिटिशर्स ने जो कानून बनाए थे वो इंडिया के फायदे के लिए नहीं बनाए थे, वो उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाए थे। लेकिन आप ये भी तो समझने की कोशिश करिए कि ब्रिटिशर्स ने 1773 में रिलीजियस लॉ को इंडिया में चेंज करना शुरू कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो प्रोसेस है वो वहां से शुरू की, और आज हम 2023 में खड़े हैं। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है, वो भी पहले शरीयत लॉज के अंडर ही फॉलो किए जाते थे। लेकिन सिविल लॉज क्या होंगे, यानी इस्लाम में शादी का, तलाक का, अडॉप्शन का, ये क्या नियम होंगे, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थे। इसीलिए जो काजी हैं वो बेसिकली अपनी समझ के हिसाब से, अपनी शरीयत की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से यहां पर वर्डिक्ट देते। ठीक है। अब मैं यहां पर बात करता हूं मुस्लिम पर्सनल क्रिमिनल लॉज की। मुस्लिम पर्सनल क्रिमिनल लॉज जो थे, जो फतवा आलमगिरी से ऑब्वियसली कनेक्टेड हैं, बहुत ज्यादा इलॉजिकल थे, बहुत ज्यादा इडियोटिक थे, और ये तो आज फॉलो भी नहीं होते, क्योंकि ये इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि ये पूरी तरीके से इनह्यूमन है। इसीलिए मुस्लिम्स ये कहते हैं आज की देश में, आज की डेट में, कि हम क्रिमिनल लॉज को तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फॉलो करेंगे, लेकिन जो सिविल लॉज है वो मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से फॉलो करेंगे। ठीक है। क्योंकि क्रिमिनल लॉज इतने ज्यादा सख्त थे, इतने इलॉजिकल थे। कैसे थे वो वहां पर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं कि यहां पर मुस्लिम पर्सनल क्रिमिनल लॉज किस तरीके से इलॉजिकल थे। यहां पर सबसे पहले यह कहा गया था, ये शरीयत लॉ की बात कर रहे हैं, और ये सारे के सारे शरीयत लॉ मैं आपको बता दूं कि कुरान से ही इंस्पायर्ड है ना, कहीं और से इंस्पायर्ड नहीं है, क्योंकि उनका एक ही पवित्र टेक्स्ट है। खैर, यहां पर यह कहा गया था शरीयत क्रिमिनल लॉज में कि एक महिला अगर गवाही देती है, वन वुमेन अगर गवाही देती है और एक पुरुष गवाही देता है, तो पुरुष की गवाही ऊपर मानी जाएगी, क्योंकि वो पुरुष है, वो मर्द है, वो मेल है, और पुरुष ऊपर होते हैं, महिला नीचे होती है। सिर्फ यही रीजन है। यहां तक कि अगर एक मुस्लिम मेल की विटनेस को और गवाही को कैंसिल करना है तो आपको 4 फीमेल विटनेस लगेगी। यानी कि यहां पर सीधे सीधे कहा गया था कि एक पुरुष 4 महिलाओं के बराबर होता है। कितना इलॉजिकल है, सुनने में भी कितना इलॉजिकल लगता है। और ये जो बेसिकली गवाही वाला जो कानून है, ये हनफी कम्युनिटी के द्वारा फॉलो भी किया जाता है, जो बेसिकली सुन्नी कम्युनिटी का एक पार्ट है। ठीक है। और इस
क्रिमिनल लॉज जो हैं सारे के सारे, इन्हें नाम दिया गया था हुद्दत। अब मैं आपको दूसरा एक बताता हूं जो सबसे ज्यादा इलॉजिकल है। शरीयत में रेप केसेस के बारे में भी बताया गया था। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी मुस्लिम महिला का रेप होता है, ठीक है, और उसको ये प्रूफ करना है कि भाई मेरा रेप हुआ है, तो आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, हम बेसिकली मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, कोर्ट में केस चलता है, टेस्टिमनी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शरीयत में यह कहा गया है कि अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार होगा या रेप होगा और अगर उसे इस चीज को प्रूव करना है तो उसे कम से कम 4 मेल विटनेस लाने होंगे, यानी 4 मर्दों ने देखा हो उस महिला का रेप होते हुए, और वो 4 मर्द काजी के सामने जाकर कहें कि हाँ हाँ हमने देखा था, इस महिला का रेप हुआ था, तब माना जाएगा कि उस महिला का रेप हुआ था। भाई अगर 4 मर्द वहां पर खड़े थे तो वो बचा भी तो सकते थे उसे, या तो फिर वो खुद रेप में इन्वॉल्व थे, तो वो 4 मर्द कहां से आएंगे जो विटनेस देंगे? और जो एक मेल किसी एक मुस्लिम फीमेल का रेप कर रहा है वो 4 लोगों के सामने थोड़ी ना करेगा, वो तो अकेले में ही करेगा। यानी कि मुस्लिम महिला के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपना जो रेप है वो प्रूव कर सके। और अगर मुस्लिम महिला ने काजी को कहा कि मेरा बलात्कार हुआ और वो प्रूव नहीं कर पाई, तो यह कहा जाएगा उस मुस्लिम महिला के खिलाफ कि रेप नहीं हुआ है, अडल्ट्री हुई है, यानी कि आपने किसी के साथ नाजायज संबंध बनाए हैं और आपने गलत काम किया है। और शरीयत लॉ के हिसाब से किसी भी एक मुस्लिम महिला अगर वो किसी भी तरीके की अडल्ट्री की एक्टिविटी करती है, नाजायज संबंध स्थापित करती है, तो उसे बीच सड़क पे खड़े करके पत्थरों से तब तक मारा जाता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। ये शरीयत क्रिमिनल लॉ एक टाइम पे चलता था। अब बताइए ये सुनने में कितना ज्यादा इलॉजिकल लगता है, यानी कि आपने यहां पर विक्टिम को ही पूरी तरीके से क्या कर दिया, पनिश कर दिया। तो इस तरीके के शरीयत के क्रिमिनल लॉज इंडिया में चलते थे 1772 से पहले, जो ब्रिटिशर्स ने आकर खत्म किए। और बिल्कुल सही बात है, खत्म करना भी चाहिए था, ये भी तो एक तरीके का आपका बदलाव है। अब इस बदलाव को आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि इस बदलाव को आप अच्छा कहेंगे, क्योंकि ये एंटी विमेन था, ये एंटी इक्वालिटी था, ये भी तो एक तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड था। और मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं कि यू विल बी शॉक्ड टू नो, ये जो मैं आपको बेसिकली रेप केसेस का मैंने आपको बताया कि शरीयत लॉ में किस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि 4 मेल विटनेस लगते हैं, ये जो लॉ है पाकिस्तान में ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया गया। कब किया गया? 1989 में किया गया। मैं अभी कुछ 3 या 4 दशकों, 3-4 डेकेड्स के पहले की बात कर रहा हूं। आप इमेजिन करिए उस देश की हालत की जहां पर इस तरीके के शरीयत लॉ के जो रेप केसेस हैं उनका जो बेसिकली इंप्लीमेंटेशन है उस देश में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्या आप चाहते हैं इंडिया में इस तरीके का हो? ऑब्वियसली नहीं ना। अगर इंडिया में आज भी इस तरीके का होता तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर उसे खत्म करते। तो ये अभी नहीं है, अगर ये होता तो हम उसे खत्म करते, लेकिन इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन और भी हैं, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। चलिए, ब्रिटिशर्स और मुस्लिम लॉज में यहां पर 1937 में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई थी। यहां पर 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था और कहा गया था कि जितने भी सिविल केसेस हैं मुस्लिम्स के, वो इसी एक्ट के अंडर पूरी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। अब यहां पर हम लोग जो मुस्लिम्स का लीगल सिस्टम है, जो शरीयत लॉ है, उसको थोड़ा सा हम लोग यहां पर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 4 कैटेगरीज में बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है, जिसे हम कुरान, हदीस, कियास और इजमा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुरान की। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह के द्वारा या गॉड के द्वारा नॉलेज प्रोवाइड की गई थी और फिर पैगंबर मोहम्मद ने रमजान के महीने में या रमजान के वक्त कुरान लिखी थी। जब पैगंबर मोहम्मद को बेसिकली वो नॉलेज मिली थी गॉड से और उन्होंने कुरान लिखनी शुरू की थी, तो उनकी उम्र 40 साल थी। और पैगंबर मोहम्मद ने टिल द एज ऑफ 63 ईयर्स, जो माना जाता है ऑब्वियसली 63 ईयर्स उन्होंने कुरान लिखी। 23 ईयर्स तक उन्होंने बेसिकली कुरान लिखी, उसके बाद पैगंबर मोहम्मद की डेथ हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरी जो कैटेगरी है शरिया की, वो है हदीस। हदीस को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है सुन्ना और एक है दीद। सुन्ना में क्या लिखा हुआ है? देखिए, अगर कोई भी ऐसी चीज है जो पैगंबर मोहम्मद ने कुरान में नहीं लिखी या कुरान में नहीं लिख पाए, तो पैगंबर मोहम्मद ने उसको सुन्ना में लिखा है। यानी कि कोई अगर कमी रह गई कुछ लिखने में, भूल चूक हो गई, छूट गया कुछ कुरान में, तो वो सुन्ना में कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग दीद की बात करते हैं, तो पैगंबर मोहम्मद ने अपनी लाइफ में क्या किया, जैसे हम पढ़ते हैं ना गौतम बुद्धा ने अपनी लाइफ में क्या किया, तो उसके सूत्र पीटक होते हैं, आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा जरूर इसके बारे में। उसी तरीके से पैगंबर मोहम्मद की लाइफ कैसी रही, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, वो हमको दीद में देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग आते हैं कियास में।
ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कुरान में कवर नहीं है, जो हदीस में कवर नहीं है, वो कियास में कवर की जाए। और जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो सारी की सारी लीगल एडवाइस देते हैं, जो लीगल सेइंग्स होती हैं इस्लाम की, उसको किस में कवर किया जाता है? इजमा में कवर किया। ये सारा का सारा आपका बेसिकली शरीयत लॉ है। इसी शरीयत लॉ के हिसाब से 1772 तक इंडिया में मुस्लिम क्रिमिनल लॉस को भी बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाता था। और सिविल लॉस जो हैं मुस्लिम्स के, वो आज भी इंडिया में इन्हीं के हिसाब से पूरी तरीके से क्या किए जाते हैं? इंप्लीमेंट किए जाते हैं। लेकिन इन चारों चीजों में देखिए, हम किसी भी बेसिकली रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ यहां पर मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर रुक जाइए, हम लोग हिंदू को भी क्रिटिसाइज करने वाले हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के खिलाफ इस देश में हर धर्म ने किया है अपने अपने वक्त। तो हम हर धर्म के बारे में बात करेंगे और हर धर्म के द्वारा किए गए डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे। तो ना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपका जो डिटेल एक्सप्लेन वीडियो है, ना वो एंटी मुस्लिम है, ना वो एंटी हिंदू है, ना वो किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट है, वो सिर्फ महिलाओं के सपोर्ट में है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जितने भी नियम कानून सिविल लॉस के इन चारों कैटेगरी में लाए गए थे, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम, किस तरीके की प्रॉब्लम थी, उनको थोड़ा सा हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को समझने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको और फिर से बताना चाहूंगा। ज्यादातर ये कहा जाता है कि जो बेसिकली जाति विभाजन है, जो कास्ट सिस्टम होता है, वो हिंदुओं में होता है, सिर्फ हिंदुओं में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कास्ट सिस्टम आपको मुस्लिम्स में भी देखने को, मुस्लिम्स में, इस्लाम में कुल 72 तरह की, 72 तरह की अलग अलग जातियां हैं, कास्ट हैं, जिन्हें हम सेक्ट्स के नाम से जानते हैं। जिसमें दो सबसे फेमस आपने शिया और सुन्नी के बारे में सुना होगा। ठीक है, लेकिन शिया और सुन्नी के अलावा भी बहुत सारे सेक्ट हैं। तो हम लोग अहमदिया कहते हैं, हन कहते हैं, हनफी कहते हैं, अंसारी कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्ट हैं। और मुस्लिम्स यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में इसीलिए हैं क्योंकि मुस्लिम्स का अपने अपने सिविल लॉस को लेकर कोई एक यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं। जो सुन्नी कम्युनिटी के मुस्लिम्स हैं वो अलग सिविल लॉस को फॉलो करते हैं, शिया जो हैं वो अलग फॉलो करते हैं, अहमदियास जो हैं वो अलग फॉलो करते हैं, हनफी जो हैं, जो सुन्नी का ही एक पार्ट होता है, वो थोड़े से और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो थोड़े से और अलग फॉलो करते हैं, देवबंदी जो है वो अलग फॉलो करते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग फिलहाल के लिए शिया और सुन्नी में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इस्लाम में किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ किया गया। देखिए, शिया कम्युनिटी मुस्लिम में वो कहलाती है जिन्होंने ये कहा था कि पैगंबर मोहम्मद की डेथ के बाद जो पैगंबर मोहम्मद के सक्सेसर रहेंगे, जो उत्तराधिकारी होंगे, वो उनकी फैमिली में से ही होने चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई पैगंबर मोहम्मद की डेथ हो चुकी है, अब पैगंबर मोहम्मद की कुर्सी पे कौन बैठेगा? उनकी फैमिली का ही कोई मेंबर बैठेगा, उनका बेटा, उनकी बेटी, उनका दामाद वगैरह वगैरह। तो मैं शिया कहलाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि पैगंबर मोहम्मद की डेथ हो चुकी है और पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी या सक्सेसर उनकी फैमिली में से नहीं होंगे, भाई उनकी फैमिली बाहर से होंगे, कहीं और से होंगे, दूसरी फैमिली से होंगे, कोई भी हो सकता है वो, तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं बेसिकली कहलाऊंगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है शिया और सुन्नी। अब यहां पर एक और चीज ये देखिए, जो शियाज होते हैं वो काफी ज्यादा लिबरल होते हैं, काफी ज्यादा खुले विचार के होते हैं, मॉडर्न थिंकिंग के होते हैं, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं वो काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो काफी ज्यादा रूढ़िवादी होते हैं, वो अपने धर्म में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं चाहते। और पूरी दुनिया में और भारत में भी सुन्नी मुस्लिम्स जो है वो मेजोरिटी में है। पूरी दुनिया की भी अगर मैं बात कर लूं तो 85% मुस्लिम्स जो हैं इस दुनिया के वो सुन्नी है, और 10 से 15% आपको बेसिकली शिया देखने को मिलता है। यहां तक कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है इस दुनिया में, वहां पर सुन्नी जो है वो शियाज का कत्लेआम करते हैं, खुलेआम उनका मर्डर करते हैं, क्योंकि शियाज जो है वो बेसिकली रिफॉर्म लाना चाहते हैं, इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाहते हैं, और सुन्नी बेसिकली बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है। तो आप जैसे ईरान कंट्री को आप देखिए तो वहां पर शिया मेजोरिटी में, तो वहां पर शिया सेफ है। लेकिन उसके अलावा आप किसी भी इस्लामिक कंट्री में चले जाइए, वहां पर शिया को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया इस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर सुन्नी भी हैं और शिया भी हैं। और शिया जितना सेफ और प्रोटेक्टेड भारत में फील करते हैं, उतना सेफ और प्रोटेक्टेड वो कहीं फील नहीं करते, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट सुन्नी मुस्लिम्स को और शिया मुस्लिम्स को एग्जैक्टली इक्वल ट्रीट करती है, इक्वल सिटीजन की तरह ट्रीट। ठीक है, अब मैं आपको एक नोटेबल पॉइंट बताता हूं। जैसे जो शियाज हैं वो ट्रिपल तलाक में बिलीव नहीं करते, हलाला में बिलीव नहीं करते, लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम है वो ट्रिपल तलाक में भी बिलीव करते हैं और हलाला में भी बिलीव।
और ये एंटी विमेन है दोनों। अब ये दोनों क्या होते हैं मैं अभी आपको आने वाले 5 से 7 मिनट में समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, अब शरीयत लॉ के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो शरीयत लॉ में देखिए क्रिमिनल लॉस तो आज फॉलो होते नहीं है, जिनको बेसिकली हम लोग हनफी लॉस के बारे में भी जानते हैं, हनफी लॉस के नाम से जानते हैं। इसमें जो बेसिकली नियम कानून है या फिर बेसिकली जो पनिशमेंट दी गई है उन्हें हुदूद के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कि अगर किसी विमेन ने अडल्ट्री कर दी तो उसे कहा जाता है जिना। मान लीजिए कि एक मुस्लिम महिला है, उसने अपने हस्बैंड पे चीट किया, यानी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा, ठीक है, अडल्ट्री की जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि आज इंडिया में अडल्ट्री क्रिमिनल लॉ में नहीं आता बाय द वे, है ना, आप जेल नहीं भेज सकते किसी को अडल्ट्री करने के लिए। लेकिन अगर किसी ने मुस्लिम महिला ने अडल्ट्री की, किसी दूसरे मर्द के साथ नाजायज संबंध बनाए, तो इसे क्राइम अगेंस्ट गॉड कहा जाता है और हुदूद के तहत पत्थर मार मार कर उसकी जान ले ली जाती है। ये शरीयत क्रिमिनल लॉज में लिखा हुआ है, जो आज शुक्र है भगवान का कि इंडिया में फॉलो नहीं होता। आपने ये भी सुना होगा कि बेसिकली अगर चोरी कर ली गई तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी तो पूरी तरीके से इनह्यूमन है। फिर इसके अलावा एक होता है किसास, यानी कि बेसिकली दो लोगों के बीच में केस चल रहा था उसे किसा कहते हैं, और एक होता है ताजीर यानी अदर केसेस। इसके बारे में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें यहाँ पर सिविल लॉस के बारे में बात करनी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ऑल अबाउट सिविल लॉ। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करिए कि मैरिज, मेंटेनेंस, सक्सेशन, गार्जियनशिप, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, सिविल लॉज में आते हैं। अब सबसे पहले हम लोग मैरिज की बात करते हैं कि विमेन डिस्क्रिमिनेशन इस्लाम में हो कर रहा है और क्यों हमें बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। देखिए, इस्लाम में हमें पता है कि बेसिकली पॉलीगेमी जो है वो है, यानी कि एक मुस्लिम मेल 4 शादियां कर सकता है। एक मुस्लिम मेल 4 शादियां कर सकता है, ये मिडिवल हिस्ट्री में चलता था, क्योंकि बेसिकली ऐसा होता था कि मिडिवल हिस्ट्री में बहुत सारे वॉर होते थे, सेनाएं आपस में लड़ती थी, अलग अलग डायनेस्टी के लोग आपस में लड़ते थे, और जो मेल मेंबर्स हैं उनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली कम होती थी, कम होती जा रही थी। जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में कितने सैनिक मरे थे, मेल मेंबर्स बहुत मर गए थे, यूरोप की तो पता नहीं कितनी पॉपुलेशन कम हो गई थी। सेम मिडिवल हिस्ट्री में भी, इस्लामिक कंट्रीज में भी और इंडिया में भी हमको देखने को मिलता था कि वॉर होते थे तो भाई बहुत सारे लोग मरते थे। तो यानी कि जो बेसिकली सेक्स रेशियो है वो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो गया था, यानी महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा हो गई थी, पुरुषों की संख्या कम हो गई थी। अब महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा हो गई थी तो भैया उनसे शादी करेगा कौन, क्योंकि मान लीजिए 100 पुरुष बचे और 500 महिलाएं बची, तो 100 पुरुषों ने 100 महिलाओं से शादी कर ली तो 400 महिलाएं तो बेसिकली अनमैरिड रह गई, ठीक है। और अब अनमैरिड वुमेन के खिलाफ बेसिकली क्राइम होने की भी ज्यादा चांसेस हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिडिवल हिस्ट्री में यह रूल बनाया गया था कि एक मुस्लिम मेल 4 शादियां कर सकता है ताकि वो 4 बीवियों की रखवाली करे। ये उस टाइम के लिए लॉजिकल साउंड करता है, आज के वक्त ये लॉजिकल साउंड नहीं करता, क्योंकि आज वो सेक्स रेशो की प्रॉब्लम थोड़ी ना, आज तो भैया सेक्स रेशो उल्टा है, पुरुष ज्यादा है जो कम है। तो ये 4 शादियां करने का लॉजिक किसी भी तरीके से बनता नहीं है। मैं इस बात को भी पूरी तरीके से मानता हूं कि मॉडर्न इंडिया में जो मुस्लिम 4 शादियां करते हैं वो नहीं के बराबर है, कुछ परसेंट मुस्लिम मेल ही करते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि इस देश में मुस्लिम जितने एक से ज्यादा शादियां करते हैं उससे ज्यादा हिंदू एक से ज्यादा शादियां करते हैं। तो हमें ये दोनों कानून बेसिकली कैंसिल करने होंगे, क्योंकि ये एंटी वुमेन है। ना मुस्लिम एक से ज्यादा शादी करेगा, ना हिंदू एक से ज्यादा शादी करेगा, ना सिख ना ईसाई एक से ज्यादा शादी करेगा, क्योंकि ये बेसिकली डिसरिस्पेक्ट होता है वुमेन के अगेंस्ट, डिसरिस्पेक्ट होता है आपकी वाइफ के अगेंस्ट, आपके पार्टनर के, ठीक है। अब यहां पर मुस्लिम्स का ये कहना है कि भैया हम तो शादियां कर ही नहीं रहे, हम तो छोड़ चुके हैं उस चीज को, पहले की बात थी। बिल्कुल सही बात है, वो पहले की बात थी, आज की बात नहीं है। तो जब ये आज की बात नहीं है तो क्या हम इसे ऑफिशियली खत्म नहीं कर सकते? जब आप 4 शादियां कर ही नहीं रहे हैं और आपकी इच्छा भी नहीं है और विश भी नहीं है 4 शादियां करने की, तो कानून हमें खत्म करने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? और जो हिंदू भी एक से ज्यादा शादियां करके बैठे हैं उनको भी सजा मिलेगी और उनके भी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। इक्वालिटी हर रिलीजन में आएगी। इसीलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं है, हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं है, रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, डायवर्सिटी खत्म नहीं करता, ये सिर्फ विमेन के फेवर की बात, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, निकाह हलाला एक प्रैक्टिस होती है और ये बोलने में काफी शर्म भी आती है कि भारत जैसे एक डेवलपिंग नेशन में भी निकाह हलाला आज भी चलता है। बहुत सारे मौलानाओं ने इसको बिजनेस बना रखा है, बहुत सारे बेसिकली न्यूज रिपोर्ट, बहुत सारे सर्वेज, गवर्नमेंट के थ्रू भी आप ये सारी चीजें सुन सकते हैं। निकाह हलाला एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें मान लीजिए अगर एक मुस्लिम मेल ने किसी अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया, और फिर उसे रियलाइज हुआ कि यार मैंने अपनी वाइफ को तलाक देके गलत किया है और मैं प्यार तो करता हूं अपनी वाइफ से, तो मुझे उससे दोबारा शादी करनी।
कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, रियलाइज हो गया। लेकिन इस्लाम में कहा गया कि अगर किसी मुस्लिम हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया और उसी हस्बैंड को अपनी एक्स वाइफ से दोबारा शादी करनी है, तो उस औरत को, एक्स वाइफ को, पहले किसी दूसरे मर्द से शादी करनी पड़ेगी और उसके साथ एज अ वाइफ रहना पड़ेगा, यानी कि उसके साथ मैरिटल रिलेशन स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। और वो जो दूसरा मर्द है जब उसे तलाक देगा, कब तलाक देगा नहीं पता, 6 दिन, 6 महीना, 6 साल, पता नहीं, कुछ नहीं पता, जब तलाक देगा तब जाकर वो जो औरत है अपने पहले वाले हस्बैंड से शादी कर सकते हैं। हम निकाह हलाला कहते हैं। अब बताइए ये किस तरीके का नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये पहले होता था आज नहीं होता, तो ठीक है, अगर ये पहले होता था और आज नहीं होता है, और ये तो कानून तो लिखा हुआ है ना शरीयत लॉ में, तो ठीक है, हम इसे कैंसिल कर देते और हम इसे क्रिमिनल लॉ बना देते, और इसे क्रिमिनल लॉ बनना भी चाहिए, क्योंकि ये तो एक तरीके का रेप ही है ना। आप प्लीज इमेजिन करने की कोशिश करिए, किसी एक महिला की स्थिति को समझने की कोशिश करिए। उसके पति ने उसे तलाक दे दिया, बाद में उसका पति कह रहा है कि तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो क्योंकि मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी, लेकिन उससे पहले तुम्हें किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी पड़ेगी और उसके साथ मैरिटल रिलेशन स्टैब्लिश करने पड़ेंगे, फिर वो तुम्हें तलाक देगा, फिर तुम मेरे पास वापस आ जाना। ये कितना ज्यादा इलॉजिकल साउंड कर रहा है। ये दोनों कानून आपके मुस्लिम सिविल लॉज में आज भी एग्जिस्ट करते हैं, शरीयत लॉ में आज भी एग्जिस्ट करते हैं। आप इनके टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल हैं, हर तरीके के। यहां तक कि अगर आप निकाह हलाला भी डालेंगे तो पता नहीं कितने कोर्ट केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, पता नहीं कितनी मीडिया रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, पता नहीं कितने न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कितने प्रोफेसर इसके बारे में बात कर रहे हैं, वकील इसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट नॉट। तो ये जो 4 शादियां हैं या निकाह हलाला है, ये एंटी रिलीजियस रिलीजन है या ये एंटी वुमेन है? ये ऑब्वियसली एंटी वुमेन है। और अगर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड से इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं तो हम इस्लाम के अगेंस्ट कुछ नहीं करते, हम मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिला रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम महिलाओं की नजरों से देखते हैं, लेकिन हम भारत के लोग मुस्लिम महिलाओं को भारतीय नागरिक या इंडियन सिटीजन की नजरों से देखते हैं और हम उन्हें इक्वालिटी दिलवाना चाहते हैं। तो ये दोनों कानून अगर खत्म करने हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंप्लीमेंट होना जरूरी है। अब आप डिसाइड करिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना। नेक्स्ट आते हैं। अब इस्लाम में जो बेसिकली मैरिज है वो बेसिकली एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे हम लोग निकाह नामा कहते हैं, ठीक है ना। लिटरली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है उसमें, जिसको कंडीशंस ऑफ मैरिज कहते हैं। उसमें एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मेहर, ठीक है। जब मुस्लिम्स में शादी होती है तो जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को कुछ पैसे देता है, कुछ अमाउंट देता है, शादी के वक्त ही इमीडिएटली, या फिर अगर डिवोर्स हो गया तो उसके बाद, ठीक है, उसे हम कहते हैं मेहर। अब इसके अलावा एक और चीज होती है इद्दत। मेहर दे दिया गया डिवोर्स के बाद, उसके बाद वो मुस्लिम पति अपनी एक्स वाइफ को बोलेगा कि देखो ऐसा मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, ये रही तुम्हारी मेहर, जितना भी अमाउंट हो, 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, ये मैंने तुम्हें मेहर दे दिया, अब तुम जाओ यहां से, अब तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो महिला बोलेगी अरे मैं कहां जाऊं बच्चे लेकर, मुझे कौन संभालेगा? तो वो पति कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें इद्दत देता हूं। इद्दत का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस जस्ट फॉर 3 मंथ्स। यानी अगर मैं मुस्लिम हूं और मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया तो मैंने उसे मेहर की राशि दे दी, मेहर का अमाउंट दे दिया, और मेहर का अमाउंट देने के बाद यानी तलाक होने के बाद सिर्फ 3 महीने तक मैं उसका खर्चा उठाऊंगा, और चौथे महीने से मैं बोलूंगा जय राम जी की, आप अपना देख लो मैं अपना देख लेता हूं। तो यहां पे तो वो जो मुस्लिम महिला उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना, क्योंकि वो फाइनेंशियली अपने पति पे डिपेंड थी। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है? चलिए ठीक है भाई, आपकी नियम कानून है, बहुत अच्छी बात। प्रॉब्लम क्या है यहां पर? प्रॉब्लम समझने की कोशिश। भारतीय मुस्लिम महिला मंडल ने सर्वे किया है कि मुस्लिम मैरिजेस में 84% से ज्यादा केसेस में जो मेहर की राशि है, जो बेसिकली डिवोर्स के बाद दी जाती है, वो 1,000 रुपए से कम है। यानी कि आप ये सोचिए कि मैंने अगर किसी महिला से शादी की और मैंने बोला कि मैं मेहर की राशि 500 रुपए डिसाइड कर रहा हूं, शादी हो जाती है, उसके बाद मैं डिवोर्स दे देता हूं, तो मैं उसे मेंटेनेंस नहीं दे रहा, मैं उसे अपनी आधी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, मैंने उसे 500 रुपए का नोट निकाल के दिया और मैंने कहा टाटा बाय बाय। तो ये तो बेसिकली वुमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। हमें इस चीज को रोकना है और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रुकेगा। यहां तक कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने के लिए मैं या फिर आप नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा हुआ है। कब कहा है? 1982 में। बहुत फेमस केस है, आपने सुना होगा, शाहबानो का केस। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, आपको डिटेल में मिल जाएगा। शाहबानो केस आप सर्च करिए, यू विल सी द डिटेल। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में 1982 में कहा था ये जो मेहर और इज्जत के नाम पर बेसिकली तुम अमाउंट दे रहे हो ये गलत है। शाहबानो के पति को कहा था कि
बेसिकली तुम्हें इसे पूरा मेंटेनेंस देना पड़ेगा जब तक इसकी कहीं और शादी नहीं हो जाती, या तो तुम उसे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दो। ये न्याय होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है इसे चेंज करने को, और सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया भी, लेकिन उस टाइम की राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि उस टाइम की गवर्नमेंट को लगा कि ये रिलीजन के अगेंस्ट जा रहा है, ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट जा रहा है। उस टाइम पे गवर्नमेंट को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया कि ये महिलाओं के अगेंस्ट जा रहा है। तो 1982 से जो बेसिकली अन्याय होता आ रहा है मुस्लिम महिलाओं के साथ, उस अन्याय को अगर रोकना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू रोका जा सकता है। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 44 में बात की है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो बेसिकली डिवोर्स होता है इस्लाम में, वो भी बहुत अलग अलग तरीके का होता है। एक होता है तलाक, एक होता है मुबारक, एक होता है खुला, एक होता है तफवीज, एक होता है लियान, एक होता है खियार, और फिर कोर्ट में तो बेसिकली तलाक लिया ही जाता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर तलाक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरीके की चीजें हैं, तलाक का क्या सिनेरियो है यहां पर। एक होता है तलाक ए अहसन, एक होता है तलाक ए हसन, और एक होता है तलाक ए बिद्दत, या फिर जिसे हम कहते हैं तलाक अल बिद्दत। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तलाक ए अहसन को सबसे पहले समझते हैं। यहां पर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देता है तलाक कहकर, और वो 3 बार तलाक बोलेगा, तलाक तलाक तलाक, लेकिन एक साथ नहीं बोलेगा। अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ वो 3 बार तलाक शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए मैं मुस्लिम हूं और मैं अपनी वाइफ से 30 साल की उम्र में मेरे अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया और मैंने गुस्से में एक बार कह दिया तलाक, तो वो समझ जाएगी कि मेरा पति गुस्सा हो चुका है, अब इसको और गुस्सा नहीं दिलाना है, नहीं तो ये 2 बार और तलाक बोल देगा। मामला शांत हो गया। 45 साल की उम्र में फिर से उसी बात पर मेरा और मेरी वाइफ का झगड़ा हुआ, तो मैंने उसे शांत कराने के लिए दूसरी बार बोल दिया तलाक। अब ये फाइनल वार्निंग है उसके लिए कि अब तुमने अगर सेम बात पर मुझसे झगड़ा किया तो मैं तीसरी बार तलाक कर दूंगा। मान लो 60 साल की उम्र में फिर से उसी टॉपिक पे झगड़ा हो गया मेरी और मेरी वाइफ के बीच में, और मैं तब बोल दूंगा तीसरी बार तलाक, तलाक हो गया फाइनल। यानी मैंने एक साथ तलाक नहीं बोला, पूरी लाइफ साइकिल में मैं सिर्फ 3 बार तलाक का इस्तेमाल कर सकता हूं, चाहे उसके बीच में 10 साल 15 साल 20 साल का भी गैप क्यों ना। इसे कहते हैं तलाक अहसन। अब तलाक ए हसन के बारे में बात करते हैं। तलाक ए हसन में क्या होता है कि मान लीजिए कि मुझे अपनी वाइफ को डिवोर्स देना है इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दूसरा तरीका। तो मैं क्या करूंगा, पहले महीने में, जैसे मैंने पहले महीने में एक बार तलाक बोला, जनवरी में बोला तलाक, दूसरे महीने में दूसरी बार तलाक कहूंगा, फरवरी में कहा दूसरी बार तलाक, और मार्च में कहूंगा तीसरी बार तलाक। यानी 3 बार तलाक बोलने के टाइम पे एक एक महीने का गैप होना चाहिए। ठीक, और उन 3 महीनों में जब मैं तलाक फर्स्ट मंथ, तलाक सेकेंड मंथ और तलाक थर्ड मंथ बोल रहा हूं, उन 3 महीनों में मुझे अपनी वाइफ के साथ ही रहना है, एक ही घर में, एक ही बेडरूम में, एक ही बिस्तर पे। और उस तलाक के पीरियड के टाइम पे मेरा और मेरी वाइफ के बीच में किसी भी तरीके का फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल इंटरैक्शन नहीं हो सकता। मान लीजिए कि अगर मैंने 2 बार तलाक कहा और तीसरे महीने में किसी दिन वो फिजिकल रिलेशन रीस्टैब्लिश हो गया, तो मैंने जो 2 बार पहले तलाक बोले हुए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, मुझे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इट वुड बी लाइक अ यूपीएससी एग्जामिनेशन पैटर्न कि मैं पहले प्रीलिम्स क्रैक कर लेता हूं, मेरे में मेंस क्रैक कर लेता हूं, इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो मुझे दोबारा से प्रीलिम्स देना पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक दैट। और इसको एक्सेप्ट भी किया गया कि चलो ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो तलाक के नाम पर बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन किया गया है मुस्लिम वुमेन के साथ, तलाक ए बिद्दत या तलाक अल बिद्दत। और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले 3-2 के वर्डिक्ट से खत्म भी किया था, जिसे हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं। यहां पर बेसिकली तलाक ए हसन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके तलाक ए बिद्दत में यूज किया जाता था। भाई यहां पर आप एक महीने में एक बार बोलिए, दूसरे महीने में दूसरी बार, तीसरे महीने में तीसरी बार। यहां पर क्या हुआ, मान लो मेरी बीवी से झगड़ा हो गया और एकदम गुस्से में मैंने एक ही सांस में, इन जस्ट वन ब्रेथ में बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो ये तो गलत हो गया ना। क्या हीट ऑफ द मूवमेंट में आपने तलाक बोल दिया। कुछ ऐसे केसेस आए थे कि व्हाट्सएप पे आ रहा था तलाक तलाक तलाक, ईमेल पे आ रहा था, इंस्टा पे डीएम पे आ रहा था तलाक, लेटर पे आपने कर दिया, ईमेल पे आपने कर दिया, और फिर आपने तलाक दे दिया, आपने मेहर दे दी और आपने इद्दत भी दे दी। अब वो महिला पता नहीं कहां है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कुछ नहीं पता। और फिर अगर आपने गुस्से में बोल दिया, आधे घंटे बाद आपको रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई, तो उस महिला से आप दोबारा शादी करना चाहते तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस महिला को निकाह हलाला करना पड़ेगा, किसी और से शादी करनी पड़ेगी, उसके साथ मैरिटल रिलेशन स्टैब्लिश करना, और फिर वो वापस आपसे शादी करेगी। तो यहां पर विमेन तो विमेन रही नहीं ना,
ह्यूमन या सिटीजन तो रही नहीं, उसे तो आपने एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। ये जो मैंने आपको चीजें बताई कि जहां पर इस्लामिक सिविल लॉज में, शरीयत लॉज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सिर्फ उन लॉज को चेंज किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में, बाकी कोई चीजें इस्लाम की चेंज नहीं की जाएगी। अब आप देखिए क्या हमने पूरे के पूरे इस्लाम को बदल दिया यहां पर? बिल्कुल नहीं। गिनी चुनी 4 या 5 चीजें थी जिसको हमने चेंज किया है। डाइवर्सिटी कहां खत्म हुई? 0.1% चीजें हमने खत्म कर दी। इस्लाम से रिलेटेड जितने भी त्योहार हैं, जिस तरीके से पूजा पाठ वहां पर की जाती है, जो उनके ट्रेडिशन है, कल्चर है, कस्टम है, वो सब फॉलो किए और पूरे भाईचारे के साथ फॉलो किए जाए। लेकिन जिस भी रिलीजन में महिलाओं के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसे कैंसिल करना जरूरी है। एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट मैं आपको आपकी एग्जामिनेशन के लिए एक एडवाइस देना चाहूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जाम में लिखिएगा, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को कभी क्रिटिसाइज करने की कोशिश मत करिएगा अपनी एग्जामिनेशन में। आप अपनी पर्सनल लाइफ में उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट ही सेम इकोसिस्टम का इंसान होते हुए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट अपनी एग्जामिनेशन में मत लिखिएगा। मेंस एग्जामिनेशन में ये मत लिखिएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बकवास है। इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आर्टिकल 44 में। और अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में आर्टिकल 44 को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब आप सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने गलत कॉन्स्टिट्यूशन बना के गया, कि आपने हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की गाइडलाइन दी है। तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल while writing this examination on this particular current affair topic। पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज के होते हैं, इसके भी हैं 100% हैं, लेकिन पॉजिटिव इसके 99% है, नेगेटिव इसके 1% है। कि बेसिकली यहां पर जो हर रिलीजन के लोग हैं उनको कन्विंस करना बहुत ज्यादा टफ है, या फिर हर रिलीजन के लोग मान नहीं रहे, यही एक नेगेटिव है। बाकी सब कुछ प्रोब्लम है। तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखिए, लेकिन प्लीज डोंट क्रिटिसाइज। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं हिंदू रिलीजन के बारे में, और हिंदू रिलीजन में कहां कहां पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं, और हिंदू कोड बिल के बारे में बात करते हैं 1956। तो अब तक के हम लोग ने वीडियो में देखा कि मुस्लिम रिलीजन में किस तरीके से बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, विमेन के अगेंस्ट कुछ कुछ ऐसे नियम कानून है जिन्हें बदलने की जरूरत है, और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ये जो विमेन के अगेंस्ट किया जाता है, वो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ आपको इस्लाम में देखने को नहीं मिलता, ये डिस्क्रिमिनेशन आपको बेसिकली हिंदू रिलीजन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब हिंदू रिलीजन में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है महिलाओं के खिलाफ, इस चीज को डिटेल में समझने के लिए हमें सबसे पहले 1956 का जो हिंदू कोड बिल था उसे समझना पड़ेगा। आप सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इंडिया के लॉ मिनिस्टर थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात के पूरी तरीके से फेवर में थे कि हिंदू कोड बिल को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कहना था कि हिंदू रिलीजन में महिलाओं के खिलाफ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो शादी और डिवोर्स से रिलेटेड हो, और खासकर उनकी मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कहना था कि यह जो हिंदू कोड बिल है ये इंप्लीमेंट होकर रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पॉजिटिव और मॉडर्न अप्रोच थी उसको हम सब जानते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी माइनॉरिटीज को, पिछड़ों को और महिलाओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत से अधिकार दिलवाए हैं, और यही अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू महिलाओं को भी दिलवाना चाहते। लेकिन उस वक्त भारत में इस तरीके की स्थिति थी कि मैक्सिमम हिंदूज जो थे वो हिंदू कोड बिल के अगेंस्ट थे, और उस जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट को यह लगा कि शायद ये बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो सकता है, और गवर्नमेंट ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हिंदू कोड बिल इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और इसी का विरोध करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रेजिग्नेशन दे दिया, अदरवाइज वो अपनी टाइम तक भी शायद इंडिया के लॉ में रहते। खैर, हिंदू कोड बिल में हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसकी शुरुआत कब से हुई। इसकी शुरुआत हुई थी 1941 में। 1941 में ब्रिटिशर्स ने एक कमिटी बनाई थी जिसका नाम था हिंदू लॉ कमिटी, जिसे हम लोग हिंदू विधि समिति के नाम से भी जानते हैं, और इसके हेड थे बी.एन. राव। बी.एन. राव का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा अगर आपने बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी पढ़ी होगी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिकली फादर थे वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और बाकी 389 मेंबर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन बी.एन. राव का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट रहा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितना भीमराव अंबेडकर का रहा है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइजर थे। और ये बात खुद डॉक्टर अंबेडकर ने कही है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो
फाइनल ड्राफ्ट जब पेश किया जा रहा था कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें कहा था कि अगर BN राव ना होते तो भारतीय संविधान कभी बन नहीं पाता। खैर आगे चलते हैं। तो ये जो हिंदू कोड बिल है, इसमें बेसिकली ये बोला गया था कि जो हिंदू महिलाएं हैं उनको प्रॉपर्टी दी जाएगी। अब ये भारत के इतिहास में और मॉडर्न टाइम में हिंदू रिलीजन के ट्रेडिशन में पहली बार ऐसा हो रहा था कि इस बात के बारे में बात की गई थी कि महिलाओं को भी प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि यकीन मानिए, मैं एंशिएंट टाइम की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं मॉडर्न टाइम की बात कर रहा हूं, मैं 1956 से पहले की बात कर रहा हूं। हिंदू महिलाओं को किसी भी तरीके के प्रॉपर्टी के अधिकार नहीं थे, ना कि उनके मायके में, ना ही उनके ससुराल में। और यह चीज हिंदू मेल के लिए डाइजेस्ट करना एक बहुत बड़ी चीज थी कि हम महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चलने दे दें, हम उनको एक अपने जितना स्थान कैसे दे दें, ऐसे कैसे उनको प्रॉपर्टी के राइट्स हम दे दें। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था। ठीक है, इस चीज को चेंज करने की जरूरत थी। ऑब्वियसली जिस तरीके से हमने अब तक देखा कि इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था विमेन के अगेंस्ट, यहां पर आप हिंदू विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं कि आप उनको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे। वहीं जिस तरीके से इस्लाम में हम लोग आज भी देखते हैं कि एक जो मुस्लिम मेल है वो 4 शादियां कर सकता है, हिंदूज में भी ऐसा होता था बहुत ज्यादा। हिंदूज में बहुत पॉलीगैमी होती थी, एक एक व्यक्ति बहुत सारी शादियां करता था। आज भी बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी के ऐसे मेल हैं जो एक से ज्यादा शादियां करते हैं, अलाउ है उनको भी बदलने की जरूरत है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग अभी। तो ऐसा होता था कि एक हिंदू मेल भी 2-2, 3-3 शादियां करता था और सभी पत्नियों को एक ही घर पे रखता था। और कोई भी पत्नी अपने पति को एक से ज्यादा शादी करने के नाम पर डिवोर्स या तलाक भी नहीं दे सकती थी। क्यों? यू विल बी शॉक टू नो, बिकॉज हिंदू रिलीजन में डिवोर्स नाम का कंसेप्ट ओरिजिनली कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। क्योंकि इस्लाम में बेसिकली क्या है कि डिवोर्स क्यों है? क्योंकि वहां पर शादी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हो, नोटिस पीरियड देके जा भी सकते हो। हिंदू रिलीजन में क्या माना गया है कि विवाह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो जन्मों जन्मों का साथ है। 7 जन्म तक मुझे यही पत्नी चाहिए, 7 जन्म तक मुझे यही पति चाहिए, ये वाली प्रथा चलती ना। तो भाई जब आप 7 जन्म तक साथ में हो तो तलाक की बात क्यों कर रहे हो? आप ये भी तो समझिए कि डिवोर्स को अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी में क्या कहते हैं तो आप बता नहीं पाएंगे। डिवोर्स का एक ही शब्द आपके दिमाग में आएगा, तलाक। हिंदी में उसका शब्द है नहीं, क्योंकि तलाक तो उर्दू शब्द है। हिंदी में क्यों शब्द नहीं है? क्योंकि उसका कंसेप्ट ही कभी हिंदू रिलीजन में नहीं था। आप ये कह सकते हैं कि उसका मतलब हो सकता है अलगाव, लेकिन अलगाव का मतलब होता है सेपरेशन, डिवोर्स नहीं होता। आप अलग अलग रह रहे हैं लेकिन अभी भी शादीशुदा है, पति पत्नी भले ही अलग अलग रह रहे हैं। इसीलिए डिवोर्स का हिंदी शब्द हमें देखने को नहीं मिलता। मॉडर्न लैंग्वेज में शायद कोई एक नया शब्द आ जाए तो आ जाए, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, लेकिन ओरिजिनली हमको देखने को नहीं मिलता। तो इस हिंदू कोड बिल में यह कहा गया था कि पॉलीगैमी जो है इसको बेसिकली हमें क्या करना है? खत्म करना है। और डिवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो डिवोर्स का जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि 2-2, 3-3 पत्नियां हिंदुओं के घरों में एक साथ रहती थी। प्लस जब डिवोर्स का ही कोई कंसेप्ट नहीं है और कोई पत्नी अपने पति से अलग जाकर रह रही है, तो सीधी सी बात है कि मेंटेनेंस का भी किसी भी तरीके का कंसेप्ट नहीं रहेगा। तो ये तो 4 बहुत बड़े इश्यूज हो गए ना हिंदू रिलीजन में। तो ये तो इन इश्यूज को तो सॉल्व करना जरूरी है। आप धर्म के नाम पर बेसिकली ये नहीं कह सकते कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे बेसिकली ट्रेडिशन का हिस्सा है। जी नहीं, बिल्कुल ये नहीं आपके ट्रेडिशन का हिस्सा है, ये आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। और एक मॉडर्न सोसाइटी में, इंडिया जैसी एक मॉडर्न सोसाइटी में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हिंदू कोड बिल को इंप्लीमेंट करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फुल ऑन सपोर्ट में थे, लेकिन जब उसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध में आकर रिजाइन किया और इसीलिए उन्होंने अपना धर्मांतरण भी किया, बौद्ध बन गए। आगे की तरफ चलते। अब यहां पर अगर हम लोग हिंदू कोड बिल की बात करते हैं जो प्रिपेयर किया गया था, उस हिंदू कोड बिल में हमें टोटल 8 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात हम लोग यहां पर अभी करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग देखते हैं मैरिज का। ठीक है, मैरिज का जब हम लोग यहां पर चैप्टर देखते हैं तो यहां पर हिंदू कोड बिल में कहा गया कि भाई देखिए जो डिवोर्स है उसको तो पहली बार इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी लीगली उसको परमिट किया ही जाएगा। उसके बाद यहां पर यह बोला गया हिंदू कोड बिल में कि जो पॉलीगेमी है उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी जो भी हिंदू मेल एक से ज्यादा शादी करेगा वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा, फाइन लगेगा या वॉटएवर। तो यहां पर बेसिकली पॉलीगेमी को भी इलीगल डिक्लेयर किया गया। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने हिंदू महिलाओं को थोड़े थोड़े प्रॉपर्टी राइट्स देने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो प्रॉपर्टी राइट्स एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब ये होता है कि हिंदू महिलाओं के पास प्रॉपर्टी तो रहेगी लेकिन उसको वो बेच नहीं सकती। तो ये तो प्रॉपर्टी राइट्स कोई मतलब रहा ही नहीं, मतलब सोने के पिंजरे में कैद होने जैसी बात हो गई। यहां पर हिंदू कोड बिल में यह भी कहा गया कि अगर कोई महिला ज्वाइंट फैमिली में भी रहती तो ज्वाइंट फैमिली में भी उस हिंदू महिला की प्रॉपर्टी जो है हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी।
ये एक बहुत बड़े चेंजेस है। आज की डेट में हमें ये बहुत सिंपल लग रहे हैं कि हाँ ठीक है, बिल्कुल हिंदुओं में एक साथ शादी नहीं होनी चाहिए, किसी अगर पति पत्नी को साथ में नहीं रहना तो डिवोर्स ले लेना चाहिए, या फिर हिंदू महिला को बेसिकली प्रॉपर्टी मिल जानी चाहिए। आज हमें ये बहुत सिंपल चीजें लग रही हैं, बहुत ऑब्वियस और बहुत जेन्युइन चीजें लग रही हैं। लेकिन मैं 2023 की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं 1956 की बात कर रहा हूं, मैं 1941 की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे इस तरीके की चीजें सुनना मेल ईगो को इतना ज्यादा हर्ट कर देता था कि आप सोच भी नहीं सकते थे। और देखिए, हमें पता है कि इस देश की जो, इस दुनिया की जो 99% प्रॉब्लम्स हैं वो मेल ईगो की वजह से होती है, क्योंकि मेल ईगो इतना बड़ा होता है कि कोई पुरुष अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ना अपना नुकसान भी कर देता है। ठीक है, और इस तरीके के पुरुष कभी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते। और यही बात हिंदू पुरुषों से भी कही गई थी कि अगर आप अपना ईगो इतना बड़ा रखेंगे कि आप महिलाओं को स्थान न दें इक्वल लेवल का, तो आपका धर्म, आपकी सोसाइटी और आप खुद एज अ पर्सन, एज अ कंट्री कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन चीजों को भी बोला गया था। अब अगर ये उस टाइम पे एकदम एग्जैक्ट इंप्लीमेंट हो जाती तो शायद ये उस टाइम का यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाता। चलिए आगे की तरफ हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। हिंदू कोड बिल के बेसिकली हमको 4 पार्ट देखने को मिलते हैं। 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 का ही हिंदू माइनर चिल्ड्रन एंड गार्जियनशिप एक्ट और 1956 का हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इनमें से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसको हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। अब यहां पर आप ये समझिए कि हिंदू का मतलब क्या होता है। हिंदू का मतलब होता है कि हिंदू भी इसमें आएंगे, बुद्ध भी इसमें आएंगे, बौद्ध भी आएंगे, जैन भी आएंगे, सिख भी आएंगे, जो कर्नाटक की एक कम्युनिटी है जिसे हम लोग वीर शैव के नाम से जानते हैं वो आएंगे, लिंगायत आएंगे, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, वो कुछ ट्राइबल्स आएंगे, कुछ ट्राइबल्स नहीं आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सभी लोगों को हिंदू कोड बिल में बेसिकली हिंदुओं की ही डेफिनेशन में एक साथ देखा गया। ठीक, अब बहुत सारे इश्यूज थे हिंदू रिलीजन में, बहुत सारे इश्यूज जिनको खत्म करना जरूरी था, जिन्हें आज भी खत्म करना जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से। हिंदू रिलीजन का सबसे पहला इशू हम कोशिश करें। देखिए, हम सभी को पता है कि हिंदू रिलीजन में जब बेसिकली शादी की जाती है, जैसे मान लीजिए अरेंज मैरिज की जा रही, व्यवस्था विवाह जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो मान लीजिए कि एक अरेंज मैरिज की जाती है तो एक ही कम्युनिटी में, एक ही कास्ट, एक ही जाति में की जाती है, जहां पर पेरेंट्स बेसिकली शादियों को अरेंज करता है। तो वहां पर बेसिकली कुंडली मिलाई जाती है, फिर गोत्र भी देखा जाता है। ठीक, किस क्लैन के हैं, एंशिएंट हिस्ट्री देखी जाती है आपकी। वहां पर एक चीज आती है कि जो सपिंड विवाह होता है, सेम गोत्र की मैरिज होती है, उसको अलाउ नहीं किया जाता। और उसमें किस तरीके से देखा जाता है? देखा जाता है कि जो फादर की साइड है, पिता की जो साइड है, यानी कि मान लीजिए अगर मेरा किसी लड़की से अरेंज मैरिज करवाया जा रहा है तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पिता और उसके पिता, मेरे पिता और लड़की के पिता का पिछले 5 जनरेशन का, पिछली 5 पीढ़ी का, यानी मेरे पिता के पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता और उनके पिता, है ना, 4 टाइम्स ग्रेट ग्रैंडफादर तक किसी भी तरीके का कोई ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो शादी नहीं हो सकती। दूसरा, वही मदर के साइड पे, यानी मेरी मदर के साइड और लड़की के मदर के साइड पे पिछली 3 जनरेशन का देखा जाएगा कि कहीं ब्लड रिलेशन तो नहीं है, यानी कि मेरी मदर की मदर, उनकी मदर और उनकी मदर, और वहां पर सामने लड़की वाले के साइड पे लड़की की मदर, उनकी मदर, उनकी मदर और उनकी मदर। ये 3 जनरेशन तक बेसिकली देखा जाता है। अगर कहीं ब्लड रिलेशन या गोत्र सेम निकलता है तो शादी नहीं की जाती। ठीक है, ये हिंदू रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होने के चांसेस हैं। समझिए आप कि किसी एक लड़की ही जाति की ही, देखिए अगर दूसरी कास्ट में अगर प्यार हो गया और दूसरे कास्ट में शादी हो रही तो फिर तो गोत्र की बात ही नहीं थी, क्योंकि फिर तो जाति ही अलग है तो गोत्र तो अलग होगा ही। लेकिन अगर सेम कास्ट में ही किसी एक लड़के और लड़की को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो शादी करने पे जाते हैं और फिर सब कुछ सही चलता है, लेकिन जब बात शादी पे आती है फिर जनरेशन काउंट किए जाते हैं और देखते हैं कि यार फादर के साइड पे तो 4th जनरेशन में एक छोटा सा रिलेशन निकल गया। अब वो लड़का और लड़की का ये कहना है कि भैया हम प्यार करने से पहले ये तो गोत्र थोड़ी ना मिलाएंगे, हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि देखते हैं तुम्हारे पापा और मेरे पापा का पिछले 5 जनरेशन का और मदर के साइड में 3 जनरेशन में ब्लड रिलेशन तो नहीं है, आफ्टर दैट वी विल फॉल इन लव एंड उसके बाद हम लोग शादी करेंगे। तो ये तो काफी ज्यादा इलॉजिकल लग रहा है ना, मतलब पहले गोत्र देखे जाए उसके बाद प्यार किया जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा जरूरी है। हाँ, इसमें हिंदू रिलीजन की थोड़ी बहुत चीजें चेंज होगी, लेकिन मॉडर्न टाइम के साथ आपको अपने रिलीजन में रिफॉर्म लाना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वही रिलीजन एग्जिस्ट कर सकता है जो अपने अंदर रिफॉर्म लाने की कोशिश करता है। हिंदू रिलीजन इसीलिए दुनिया का सबसे पुराना एग्जिस्टिंग रिलीजन है, क्योंकि उसने अपने अंदर हर वक्त रिफॉर्म्स लेकर आए हैं।
जो रिलीजन रूढ़िवादी होते हैं, अपने अंदर रिफॉर्म नहीं लेकर आते, वो बहुत जल्द खत्म हो जाते। आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा इशू, अब दूसरे इशू को समझने के लिए हमें एक सुप्रीम कोर्ट का केस समझना पड़ेगा, जिसे हम लोग जितेंद्र माथुर केस के नाम से जानते हैं। काफी इंटरेस्टिंग केस है, मैं आपको शॉर्ट में इसकी डिटेल देता हूं, गूगल पे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। जितेंद्र माथुर केस हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जितेंद्र माथुर ने हिंदू रिलीजन के थे और इन्होंने एक महिला से शादी की जो हिंदू ही थी, और हिंदू महिला से शादी करने के बाद उन्हें 3 बच्चे हुए। अब जितेंद्र भैया को 3 बच्चे करने के बाद एक मुस्लिम महिला जिसका नाम था फातिमा, उससे प्यार हो गया। ठीक, अब जितेंद्र माथुर हिंदू होते हुए एक से ज्यादा शादी तो कर नहीं सकते, क्योंकि पॉलीगैमी तो अलाउ नहीं है। अब तो जितेंद्र माथुर ने क्या किया, अपना रिलीजन चेंज कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, मुस्लिम बन गए वो, क्योंकि मुस्लिम्स को तो बेसिकली एक मेल को 4 शादियां करना अलाउड होता है। तो वो जितेंद्र माथुर मुस्लिम बन गए और फिर उन्होंने फातिमा से शादी कर ली, और पहली जो हिंदू बीवी थी उसको डिवोर्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक मुस्लिम तो 4 शादियां कर ही सकता है। फिर उन्होंने फातिमा से शादी की और फातिमा से एक बच्चा हुआ। अब उसके बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अब वो फातिमा से प्यार नहीं करते हैं और वो अपनी पहली बीवी के पास जाना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जितेंद्र माथुर ने जो स्लिप कर चुके थे वो फिर से हिंदू बन गए और फातिमा को छोड़ के पहली बीवी के पास वापस चले गए। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई वर्डिक्ट दे ही नहीं पाया, क्लियर वर्डिक्ट। क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन में देखा जाए तो फिर हिंदू रिलीजन के हिसाब, टेक्स्ट के हिसाब से है कि भाई डिवोर्स का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है और पॉलीगैमी आप बेसिकली कर नहीं सकते। लेकिन फिर जितेंद्र माथुर के वकील ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मुस्लिम बन गए थे ना, तो मुस्लिम तो 4 शादियां कर सकता है, तो पॉलीगैमी का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, 4 शादियां तो कर सकते हैं। फिर फातिमा को बेसिकली उन्होंने शादी की, बच्चा किया, मेहर और इद्दत दी, 3 बार तलाक 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 बोला, क्योंकि ये 1993 के आसपास का केस है। फातिमा को छोड़ दिया उनके हाल पे, वापस हिंदू महिला के साथ चले गए और वापस से अपना रिलीजन चेंज कर लिया। ये प्रॉब्लम क्यों हुई? ये प्रॉब्लम इसलिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जज थे कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह के वर्ड जो शब्द हैं वो मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज कुलदीप सिंह ने यह कहा कि यह केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है और उसको सॉल्व इसलिए नहीं किया जा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है क्योंकि जो मैरिज और डिवोर्स के जो सिविल लॉज है वो हर रिलीजन के अलग अलग हैं। हिंदुओं के अलग है, मुस्लिम के अलग है, सिख के अलग है, क्रिश्चियन के अलग है। जब तक इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, इस तरीके के आपको केसेस देखने को मिलेंगे। इस तरीके का आपको सिर्फ जितेंद्र माथुर का केस देखने को नहीं मिलेगा, इस तरीके के आपको हजारों केसेस देखने को मिलेंगे। बहुत सारे हिंदू मेल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्होंने बेसिकली दूसरी तीसरी शादी करने के लिए अपना रिलीजन चेंज कर दिया। तो ये तो बेसिकली क्या है कि रिलीजन का आप एक तरीके से मिसयूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। इसके लिए तो रिलीजन के कानून बनाए नहीं गए थे। और इसी वक्त, इसी जितेंद्र माथुर केस में कुलदीप सिंह जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस वक्त, उन्होंने कहा था स्पष्ट शब्दों में भारतीय सरकार को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लोग इंप्लीमेंट करिए और 3 महीने के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट आप कोर्ट में पेश करिए। इस केस को 30 साल हो चुके हैं, 3 महीने का टाइम दिया गया था और आज तक इंडियन गवर्नमेंट ने, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से फिर बीजेपी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, वो 3 महीने के 30 साल हो गए, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज तक सबमिट नहीं की है जिसे एक फाइनल रिपोर्ट का दर्जा दिया जा सके। अब ये प्रॉब्लम जो है पॉलीगैमी की, मुस्लिम्स में तो है, हिंदू में हमको एक देखने को मिल गई। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। गोवा की जो कोंकणी कम्युनिटी है, वहां पर मेल एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, क्योंकि गोवा जो है वो एक टाइम पे जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो गोवा तो पोर्तुगीज के अंडर आता था। तो जो कोंकणी कम्युनिटी के मेल थे, जो किसान थे, जो बेसिकली ट्रेडर्स थे, जो भी प्रोफेशन था उनका, वो कोंकणी कम्युनिटी, वो पोर्तुगीज जो ऑफिसर्स थे, कंपनी जो थी इनकी, उनसे लोन लेते थे, उधार लेते थे, है ना, और फिर वो उधार चुकाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि वो कोंकणी कम्युनिटी का मेल मर जाता था, पूरी जीवन उसका खत्म हो जाता था, लेकिन वो पोर्तुगीज का बेसिकली लोन चुका नहीं पाता था। तो पोर्तुगीज कम्युनिटी, पोर्तुगीज रूलर्स ने क्या किया, कोंकणी कम्युनिटी को बोला कि तुम्हारा बेटा जो है, उस मेल का जो बेटा है वो लोन चुकाएगा, यानी नेक्स्ट जनरेशन पे शिफ्ट कर दिया गया उस लोन। अब कभी कभी ऐसा होता कि भाई कोई कोंकणी कम्युनिटी के मेल ने शादी की है तो कभी बच्चा ही नहीं हुआ उनको, या फिर बच्चे हुए तो सिर्फ लड़कियां हुई, लड़के हुए नहीं। तो यहां पर बेसिकली पोर्तुगीज ने बोला कि अगर तुम्हें पहली शादी से बच्चा नहीं होता या लड़का पैदा नहीं होता तो तुम दूसरी शादी करो, उस दूसरी पत्नी से तुम लड़का पैदा करो और फिर वो बाद में जाके हमारा लोन पे करेगा।
इस तरीके से पोर्तुगीज ने कोंकणी कम्युनिटी में दूसरी शादी करने का प्रचलन शुरू किया। अब पोर्तुगीज तो रहे नहीं, 1961-62 में तो गोवा आजाद हो गया था ना भाई, 1947 में इंडिया आजाद हो गया, 61-62 में गोवा को हमने इंडिया में मिला लिया था। लेकिन पोर्तुगीज तो चले गए, लेकिन वो प्रथा आज भी कोंकणी कम्युनिटी में चल रही है। यानी कि आप देखिए कि कितनी शर्म की बात है कि एक कोंकणी कम्युनिटी का ब्राह्मण कोंकणी कम्युनिटी का जो मेल है वो पहली शादी करता है हिंदू महिला से, उसको बेबी इशू नहीं होता या फिर उसे लड़का पैदा नहीं होता, 2 लड़कियां हो जाती हैं, इस बहाने से इसका एक्सक्यूज देकर वो दूसरी शादी कर लेता है, पहली वाली को बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी कर लेता है, और फिर उससे लड़का पैदा होगा कि नहीं होगा फिर देखते हैं। तो ये तो हिंदू रिलीजन में भी पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना विमेन के अगेंस्ट। इस चीज को कैंसिल करना जरूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, आप कितना भी ये कह लें कि इस रिलीजन की ये प्रथा है, इस रिलीजन की ये प्रथा है, प्रथा के नाम पर तो एक टाइम पर नरबली भी दी जाती थी हमारे धर्म में, तो नरबली क्यों बंद कर दी गई? उसे भी आज चालू कर देते हैं, वो भी तो प्रथा थी। प्रथा के नाम पर तो हमारे धर्म में 5 साल की बच्चियों की भी शादी कर दी जाती थी, उसे क्यों बंद कर दिया? उसे भी चालू कर देते हैं। पर्दा प्रथा भी हमारे प्रथा में ही था, क्योंकि शब्द में ही प्रथा है, उसे भी चालू कर देते हैं प्रथा के नाम पर, कल्चर के नाम पर, ट्रेडिशन के नाम पर। सती प्रथा भी चलती थी, उसे भी चालू कर देते हैं। फिर तो विधवा पुनर्विवाह, विडोरी मैरिज को बुरा माना जाता था, अलाउ नहीं किया जाता था, आज क्यों अलाउ कर रहे हैं? उसको फिर से डिसअलाउ कर देते हैं। तो हिंदू रिलीजन ने अपनी प्रथाओं को अपने कंफर्ट के हिसाब से हमेशा चेंज किया, इसलिए हिंदू रिलीजन इतना सर्वाइव कर पाया है। क्योंकि प्लीज समझने की, धर्म व्यक्ति के लिए बनता है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं बनता। प्लीज, इसीलिए अगर किसी भी प्रथा, ट्रेडिशन, कल्चर के नाम पर, कस्टम के नाम पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता है तो उस भेदभाव को खत्म करना जरूरी है। ये एक अटैक होता है उस डिस्क्रिमिनेशन पर, उस रिलीजन पर अटैक नहीं होता। हिंदू रिलीजन में तो एक टाइम पर दलितों को मंदिरों में भी जाने की परमिशन नहीं होती थी, तो आज भी क्या कस्टम के नाम पर आप दलितों को मंदिरों में जाने नहीं देंगे? ऑब्वियसली ये गलत है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसके अलावा अगर हम लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट में मैं आपको 1956 की कुछ चीजें बताऊं, तो इसमें पहली बार ये बोला गया था कि भाई यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए प्रॉपर्टी में। पहले होता था कि विमेन को कहा गया था कि प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, फिर कहा गया कि ससुराल में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब कहा गया जब महिला को ससुराल में प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो उस महिला के मायके वालों ने कहा कि बेटी हम तुम्हें मायके की प्रॉपर्टी क्यों दे, क्योंकि तुम तो शादी करके अपनी ससुराल जाओगी तो वहां प्रॉपर्टी ले लेना। तो यानी कि फिर उस महिला के साथ अपने मायके में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। फिर जॉइंट फैमिली में कहा गया कि जॉइंट फैमिली में प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट में कहा गया कि भाई प्रॉपर्टी में यूनिफॉर्मिटी चाहिए, यानी किसी महिला को मायके में भी प्रॉपर्टी मिलेगी, ससुराल में भी प्रॉपर्टी मिलेगी, और उसकी जॉइंट फैमिली हुई तब भी प्रॉपर्टी मिलेगी। और ये प्रॉपर्टी विमेन को एब्सोल्यूट राइट के साथ मिलेगी, यानी कि अगर वो महिला चाहे तो उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है। इसी को एब्सोल्यूट राइट ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं, और ये बिल्कुल होना चाहिए। हिंदू रिलीजन में अभी तक पूरी तरीके से इंप्लीमेंटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, इसके बाद महिलाओं को एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया गया था, यानी कि महिलाओं को कहा गया कि देखो घर जमीन तो तुम ले लो, लेकिन खेती बाड़ी की जो जमीन है वो तुम नहीं लोगी, यानी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी तुम नहीं लोगी। ये भी तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या इस देश में सिर्फ पुरुष किसान ही है क्या? महिला किसान नहीं है क्या? महिला किसान भी है, माना कि कम है लेकिन है ना, तो उनको वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी राइट्स भी बेसिकली मिलने चाहिए। तो ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है ये पूरी तरीके से कभी इंप्लीमेंट हो नहीं पाया। इस तरीके के 1000 से ज्यादा, अगर मैं आपको एक एक बताने लगूं तो शायद ये वीडियो खत्म ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, शायद 12-15 घंटे का ये वीडियो चला जाएगा। तो इस तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन है, और क्रिश्चियनिटी में भी डिस्क्रिमिनेशन है, सिखों में भी डिस्क्रिमिनेशन, जूइश में भी डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, ये बात अलग है कि सिख कम्युनिटी में, जूइश कम्युनिटी में, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन कम्युनिटी में डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है, क्योंकि ये कम्युनिटी अब काफी ज्यादा मॉडर्न है। स्पेशली क्रिश्चियंस, सिख और जूइश कम्युनिटी काफी ज्यादा मॉडर्न है इक्वालिटी के नाम पर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में उनके रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा चेंज नहीं किए जाएंगे, लेकिन हिंदूज के और मुस्लिम्स के जो हैं काफी हद तक चेंज किए जाएंगे। जहां तक बात रही ट्राइबल्स की, देखिए अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये बात पूरी तरीके से क्लियर है ही नहीं। गवर्नमेंट ने ये बात नहीं क्लियर की है कि 5th और 6th शेड्यूल के जो ट्राइब्स हैं उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड में इंप्लीमेंट किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसके बारे में आने वाले वक्त पे बात होगी जब उससे रिलेटेड और करंट अफेयर्स आएंगे। लेकिन हिंदूज और मुस्लिम्स का जो बेसिकली इशू है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का 90% जो कंटेंट है आपका वो कवर करता है। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है,
डाइवर्सिटी किसी रिलीजन की खत्म नहीं करेगा, न किसी हिंदू को तकलीफ होगी, न किसी मुस्लिम को तकलीफ होगी, किसी भी माइनॉरिटी को भी तकलीफ नहीं होने वाली, न मेजॉरिटी को होगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहा है, महिलाओं को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा है, और धर्म के नाम पर जो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन के कस्टम्स चल रहे हैं, प्रथाएं चल रही हैं, उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो धार्मिक भावना है वो इक्वल लेवल पर पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो सके। ये था आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस सीरीज में आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारे इन डेप्थ करंट अफेयर्स की जो सीरीज है चहल एकेडमी की, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स इस तरीके के आपके पढ़ाए जाएंगे जो आपकी कंटेम्प्रेरी और करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। और अगर आपको इसी तरीके के वीडियो डिटेल में और सिंपल भाषा में समझने जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को और इजी बनाएंगे, प्लीज कीप फॉलोइंग चहल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।